नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं। हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी के बारे में और फार्माकोलॉजी के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू विद रैशनल वहाँ पे सॉल्व किए थे। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अगला वीडियो भी हमारा फार्माकोलॉजी से संबंधित ही रहेगा, जिसमें जो है कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट और इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो इनको हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकल बेस ये एमसीक्यू वीडियो हमारा रहेगा। फार्माकोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है और एग्जाम में इसके जो कॉमनली क्वेश्चंस बनते हैं वो टर्मिनोलॉजी से बनते हैं, मेडिकेशंस के इफेक्ट, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में बनते हैं। और इसके अलावा कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा रूट्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो वन बाय वन हर क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। तो वीडियो की स्टडी के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने इस तरीका सा है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइकली एसोसिएटेड विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसको देने से पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो एक प्रॉब्लम है जिसमें जो है बेसिकली जेनेटल ऑर्गन जो है उसकी प्रॉब्लम ये रहता है। सो एंटी हाइपरटेंसिव का इरेक्टाइल से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, एआरबी दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड सीसीबी दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो आपको इनमें से ये बताना कि कौन सा ड्रग है जिसको लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की वहां पे संभावना रहती है। विच इज द करेक्ट वन? इट्स बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर्स और एआरबी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का ग्रुप है? बीटा ब्लॉकर वो है जिसके पीछे एलओएल लगता है, मेटोप्रोलोल, ये सारे। अल्फा ब्लॉकर्स एआरबी, साल्टन ग्रुप की जितनी भी दवाई होती है, और सीसीबी जिसके अंदर डिपिन लगता है, एम्लोडिपिन वगैरह। तो कौन सी ड्रग है ऐसा? फटाफट से जवाब लिखिएगा। तो इट्स लाइट ए न्यू क्वेश्चन, आई एम जस्ट वांट टू क्लियर इट। द ड्रग इज बीटा ब्लॉकर। कौन सा दवाई है? हम किसी भी मरीज को जब बीटा ब्लॉकर देते हैं तो उस दवाई की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन वहां पेशेंट में देखने को मिलता है। बीटा ब्लॉकर वो दवाई है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अल्फा ब्लॉकर्स, एआरबी और सीसीबी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बीटा ब्लॉकर। Next, the nurse administration intradermal injection to a client. Proper technique has been used if the injection site demonstrate which of the following? इंट्राडर्मल इंजेक्शन वहां पे लगाना है। क्या प्रैक्टिस वहां पे शो किया गया है जिससे ये प्रूव होता है कि जो प्रॉपर साइट है वो वहां पे यूज किया गया है? तो ये आपको बताना है। द ऑप्शन इज मिनिमल लीकिंग, कम से कम लीकिंग होना चाहिए। नो स्वेलिंग, कोई स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। टिश्यू पैलर, टिश्यू का पैलर होना चाहिए। एविडेंस ऑफ ए ब्लैब, एक ब्लैब का एविडेंस होना चाहिए, ब्लैब बनना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट वन? मिनिमल लीकिंग, नो स्वेलिंग, टिश्यू पैलर और एविडेंस ऑफ ब्लैब। व्हाट इज द करेक्ट वन? एविडेंस ऑफ ब्लैब इज द करेक्ट वन, है ना? वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, वेरी नाइस। एविडेंस ऑफ ब्लैब। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब भी हम लगाते हैं, जैसे मान लो ये इंडिविजुअल का आर्म है और यहाँ पे आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाओगे तो यहाँ पे एक ब्लैब बनेगा, एक ब्लैब बनेगा, क्योंकि वो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में लगता है तो वहां पे एक ब्लैब बनता है। और अगर ब्लैब है वहां पे, एविडेंस के तौर पे ब्लैब है, इसका मतलब वो दवाई कहाँ लगी है? इंट्राडर्मल लगी है। तो जो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन अगर इंट्राडर्मल की करे तो डेफिनेटली वहां पे इंजेक्शन साइट पे ब्लैब बनेगा। कोई वहां पे लीकिंग नहीं होती है ब्लैब की साइड से। एब्जॉर्ब होना चाहिए टिश्यू के द्वारा दवाई का। स्वेलिंग वहां पे नहीं होती है इंजेक्शन साइट पे, और स्वेलिंग होती है इसका मतलब वो ज्यादा डीप में दे दिया है। और टिश्यू पेलर जो है वो कभी भी इंडिकेट नहीं होता इंजेक्शन साइट पे अगर आपने उसको करेक्टली दिया है तो ए, बी और सी यहाँ पे गलत है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द एविडेंस ऑफ ब्लैब। नेक्स्ट है टोलवेप्टन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अगर आपने कभी इस दवाई का नाम सुना हो, टोलवेप्टन बहुत कॉमनली यूज ड्रग है हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। तो किसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं? द ऑप्शन इज हाइपर वोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। व्हाट इज द करेक्ट वन? टालवाप्टन दवाई का नाम है।
किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है? टेलवेप्टन दवाई का नाम है, किसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं? तो बेसिकली टेलवेप्टन दवाई जो है वो हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया है ना, जब भी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया होता है ये दवाई यूज की जाती है। तो हाइपोनेट्रीमिया तो है ही, अब हाइपरवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया, तो द करेक्ट आंसर इज हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरवोल्यूमिक का मतलब होता है जब बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, है ना, जब फ्लूइड रिटेंड होता है। तो हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेलवेप्टन, एक मेडिसिन है जो कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम का लेवल 135 से कम, 145 से कम हो जाना। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल 145 टू 135 टू 145 होता है, 145 टू 155 होता है। तो 145 से अगर सोडियम 135 से अगर सोडियम का लेवल वहां पे कम हो जाता है, लेस देन 135 मिलीकुलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल है 135 टू 145। तो 135 से अगर सोडियम का लेवल वहां पे कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, और ये डाइल्यूशनल की वजह से होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया के अंदर टेलवेप्टन वहां पे हम यूज करते हैं। तो ए बी और डी यहाँ पे गलत है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Next, the client is prescribed ketorolac 15 mg IM for pain. The nurse has a 1 ml preloaded syringe of ketorolac 30 mg per ml. How much the medication would the nurse administer? Ketorolac is an analgesic which is used 15 mg IM लगाना है, 1 ml के अंदर 30 mg है। ऑप्शन इज 0.05, 0.5, 1.5 एंड 2.5 ml। सिंपल फॉर्मूला है डिजायर डोज, सिंपल फॉर्मूला है डिजायर डोज, डोज अवेलेबल into ml. The desired dose is 15 mg, the available dose is 30 in 1 ml. So half ml, and half ml का मतलब हो गया 0.5 ml. So the correct answer is B, that is 0.5 ml. हाफ ml वहां पे देना है, प्रीलोडेड सिरिंज जो है 1 ml का, उसमें आधा देना है क्योंकि 15 mg आपको देना है और उसमें 30 mg है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डिजायर्ड डोज ऊपर रखना है, अवेलेबल डोज नीचे रखते हैं और इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ml से। तो अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा, दैट इज बी 0.5 ml, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? हाफ ml। दो तीन जो है कैलकुलेशन के क्वेश्चन के फॉर्मूले होते हैं। एक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स इनटू जो है वहां पे ड्रॉप फैक्टर, और वो ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला है। और ये दूसरा जिसमें डिजायर्ड डोज होती है, अवेलेबल डोज होती है, और इनटू ml में इसको काउंट करते हैं। Next, the sudden onset of which of the following sign or symptom indicates a potential serious complication for the client receiving IV infusion? IV infusion का serious complication का sign, the option is noisy respiration, pupillary constriction, halitosis, that is bad breath, or moist skin. Serious potential complication of IV infusion. Very good, very good. Maximum people are correct. That is A, noisy respiration. नॉइजी रेस्पिरेशन एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है आईवी थेरेपी का। ये फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करता है। जब भी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होगा, पल्मोनरी कंजेशन होएगा, रेस्पिरेशन जो है उसमें आवाज आएगी, इसको नॉइजी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा मरीज को डिस्निया होगा, सांस में दिक्कत होगी, क्रैकल साउंड आएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, बाउंडिंग और भरी हुई पल्स आएगी, नेक वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो नॉइजी रेस्पिरेशन के अलावा डिस्निया, क्रैकल्स, हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, डिस्टेंडेड नेक वेन, ये सब साइन होते हैं। पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंजरी को इंडिकेट करता है। एलिटोसिस माउथ ओरल केयर ढंग से नहीं होने को इंडिकेट करता है। और मोस्ट स्किन हाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, हाइड्रेटेड स्किन का एग्जांपल है। तो बी, सी और डी यहाँ पे गलत जवाब होंगे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सबसे पोटेंशियल और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करता है, नॉइजी रेस्पिरेशन। Next, the nurse want to prepare a teaching plan for a client who is taking metoclopramide, रेगलान के नाम से ड्रग आती है, एमसीपी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। मेटोक्लोप्रोमाइड दवाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग? इस ड्रग का साइड इफेक्ट कौन सा होता है? किसको साइड इफेक्ट कंसिडर करेंगे? मेटोक्लोप्रोमाइड दवाई का साइड इफेक्ट, मेटोक्लोप्रोमाइड दवाई का साइड इफेक्ट, द ऑप्शन इज कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपोटेंशन और ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम।
वेरी गुड, वेरी गुड। ईपीएस इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक दवाई होती है, जब भी वॉमिटिंग होता है उसमें रेगलान वगैरह यूज किया जाता है स्टोमक को एम्प्टी कराने के लिए। तो इसका पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो होता है, जो भी मरीज ये लेता है उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी भी तरह का इनवॉलेंट्री मूवमेंट अगर उसको हो रहा है, फेस का, आई का, एक्सट्रीमिटीज का, तो ये इस दवाई का साइड इफेक्ट के रूप में होते हैं, इसलिए इसको नोटिस करें। इसको एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन कहते हैं। पार्किंसोनिज्म जैसे रिएक्शन ये होती है, वैसे सिम्टम होते हैं। दूसरे कॉमन सिम्टम के अंदर वहां पे डायरिया और नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, डायरिया और नोजिया होता है दूसरे सिम्टम है। और कभी कभी मरीज जो है उसको जो है ट्रांसिएंट हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ड्रग कभी भी यूरिन के पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करता है और बीपी वहां पे कम नहीं होता है, इसलिए ए, बी और सी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉमन होते हैं, जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाते हैं फेस, आई, एक्सट्रीमिटीज और पूरी बॉडी के। और इसके अलावा जो है पार्किंसोनिज्म लाइक, जिसमें ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया जैसे सिम्टम वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है रेगलान दवाई का, मेटोक्लोप्रोमाइड। और इसके अलावा ये जो है पेरिनोम के नाम से भी अवेलेबल मेडिकेशन होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो फार्मेकोलॉजी के से संबंधित थे। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। स्लाइटली नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े लेस है, हम इसको बढ़ाएंगे। थोड़ा जो है वहाँ पे टाइमिंग सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में ये लंबे अपन लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।